नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक नई सीरीज है वीकली रिवीजन सीरीज, और इसके हम आज सेकंड पार्ट को यहाँ पर कवर करेंगे। इस सीरीज की क्लास आपकी हर संडे को आती है और इस क्लास में पूरे हफ्ते की जो हमारी डिटेल्ड क्लासेस थी उनके एमसीक्यूज को हम यहाँ पे कवर करते हैं। पिछले हफ्ते हमारी डिटेल्ड क्लासेस की 4 वीडियोस यहां पर आई थी, 2 हिस्ट्री की और 2 आपकी ज्योग्राफी की, जिसमें हमने सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड प्रश्नों को देखा, गंगा नदी तंत्र को देखा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखा, शिमला सम्मेलन, इन सब के डिटेल हमने कवर किए थे। उन्हीं डिटेल क्लासेस के एमसीक्यूज आज हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहां पे शुरू करते हैं। जो हमारी वीकली रिवीजन सीरीज है, इनकी अलग सी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो जो इस सीरीज का पहला पार्ट है यानी पिछले संडे की वीडियो, उसको भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, नेताजी का जन्म होता है 23 जनवरी 1897 में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म कहां हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। जगह भी आपसे पूछी जाती है। माता का नाम प्रभावती देवी था और पिताजी का नाम जानकी दास बोस था। और सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे? CR दास। ठीक है, नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष ICS परीक्षा पास करी थी? तो जो इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा थी, इन्होंने 1920 में पास कर ली थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 1919 में परीक्षा देने के लिए ये लंदन गए थे, इंग्लैंड गए थे, और 1920 में इन्होंने इस परीक्षा को पास किया। चौथा स्थान इन्होंने परीक्षा में प्राप्त किया था। और अगले ही साल 1921 में ये इस्तीफा दे देते हैं यहां से। ठीक है, 1923 में जो स्वराज पार्टी बनी उसमें ये शामिल हो जाते हैं, और फिर 1924 में कोलकाता नगर निगम के CEO बन जाते हैं। और फिर 6 साल के बाद 1930 में कोलकाता नगर निगम के मेयर बनते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने करी थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आपको 2 याद करनी है। एक आपके 1928 में बनी और दूसरी 1942 में बनी। जो 1928 में बनी, जिसमें आपके सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों शामिल थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और 1942 में किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस ने बनाई थी। ठीक है, क्यों बनी थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग? हमने डिटेल क्लास में इसमें देखा था, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि नेहरू रिपोर्ट के विरोध में थे नेहरू और बोस, और उसी के खिलाफ ये एक अलग संगठन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो किस वर्ष सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे नेताजी? 1938 में, और यह अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले ही वर्ष एक और अधिवेशन होता है 1939 में। वो अधिवेशन आपके त्रिपुरी में होता है, और इसमें भी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन बाद में वो इस्तीफा दे देते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस छिपकर जर्मनी पहुंचे थे? तो देखिए, जर्मनी पहुंचे थे 1941 में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 1940 में भारत के अंदर भारत रक्षा अधिनियम अंग्रेजों ने लागू कर दिया था। इसके तहत अंग्रेजों को जिस पर डाउट होता था कि यह सरकार के खिलाफ है, उसको बिना कारण बताए 6 महीने के लिए जेल में डाल देते थे। इसी अधिनियम का इस्तेमाल कर उन्होंने नेताजी को बंद कर दिया। दिसंबर 1940 में उनको उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया। जनवरी 1941 में वो अचानक से घर से गायब हो गए, वहां से निकल गए। एक पठान जियाउद्दीन के भेष में वो घर से निकले, उनकी मदद करी उनके भतीजे शिशिर और उनके भाई शरद चंद्र बोस ने। और फिर यहां से कलकत्ता से वे पहले पेशावर गए, उसके बाद काबुल गए, फिर मॉस्को गए, और फिर पहुंचे फाइनली 1941 में जर्मनी। तो किस वर्ष गए थे? 41 में। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार जय हिंद का नारा किस देश से दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, और यह नारा इन्होंने जर्मनी से ही दिया था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जब नेताजी जर्मनी पहुंचे, तो जर्मनी में पहुंचने के बाद उन्होंने एक सेना का गठन किया जिसको बोला गया फ्री इंडियन लीजन सेना। और इस सेना के जो सैनिक होते थे, जब आपस में मिलते थे तो अभिवादन के तौर पे वो जय हिंद का ही प्रयोग करते थे।
यहीं पर इसी संस्था को, जो ये सेना इन्होंने बनाई थी, इसी को सबसे पहले इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है। सर्वप्रथम किसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी? तो इनको सबसे पहले नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था और महात्मा गांधी ने इनको देशभक्तों का देशभक्त कहा था। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है। और हिटलर ने इनको नेताजी कहा। नेक्स्ट है, कैप्टन मोहन सिंह द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? आजाद हिंद फौज, इसके बारे में भी हमने डिटेल में बात करी थी। इसका गठन कैप्टन मोहन सिंह करते हैं, इसका पुनर्गठन रास बिहारी बोस करते हैं और इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस करते हैं। तो गठन किया है कैप्टन मोहन सिंह ने। ये एक ब्रिटिश सैनिक थे, यानी कि ब्रिटिश सेना में भर्ती थे, सिंगापुर में तैनात थे और यहीं पर ये गठन करते हैं आजाद हिंद फौज का 1 सितंबर 1942 को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जल्दी ही ये आपकी विघटित हो जाती है। गठित तो करते हैं कैप्टन मोहन सिंह, लेकिन ज्यादा समय तक चल नहीं पाते और जल्दी ही इसका विघटन हो जाता है। पुनर्गठन करते हैं रास बिहारी बोस और इसके बाद जुलाई 1943 में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को दे दिया जाता है, यानी आजाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस को सर्वोच्च कमांडर घोषित कर दिया जाता है। निम्न में से क्या आजाद हिंद फौज की एक ब्रिगेड का नाम नहीं था? आजाद हिंद फौज की 4 ब्रिगेड बनाई गई थी, जिसमें एक का नाम गांधी ब्रिगेड, एक का नाम नेहरू ब्रिगेड, एक का नाम रानी झांसी ब्रिगेड और एक का नाम था सुभाष ब्रिगेड। ठीक है। तो भगत सिंह ब्रिगेड उन्होंने नहीं बनाई थी। सुभाष ब्रिगेड तीसरी ब्रिगेड का नाम था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा अस्थाई सरकार का गठन कहां पर किया गया था? तो भारत की अस्थाई सरकार इन्होंने बनाई थी और डेट सहित पूछी जाती है, कब बनाई थी? 21 अक्टूबर 1943 और इस सरकार का गठन इन्होंने सिंगापुर से किया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। गठन सिंगापुर से हुआ था, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था वो रंगून, बर्मा को बनाया गया था। इस चीज को भी ध्यान रखना। अस्थाई सरकार कब बनी, कहां बनी और हेडक्वार्टर कहां था, ये तीनों बातें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित अस्थाई सरकार में वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो किसको बनाया गया था वित्त मंत्री? वित्त मंत्री बनाया गया था H.C. चटर्जी को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये जो अस्थाई सरकार इन्होंने बनाई थी, नेताजी ने बनाई थी, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, इसके अलावा जो सेना अध्यक्ष थे, ये सारे पद सुभाष चंद्र बोस के पास थे। जो M.A. अय्यर थे, ये आपके प्रचार मंत्री थे। ठीक है। जो रास बिहारी बोस थे, इनको सर्वोच्च परामर्शदाता बनाया गया था और लक्ष्मीनाथन को स्त्री विभाग में मंत्री बनाया गया था। और वित्त मंत्री कौन थे? H.C. चटर्जी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप का नाम क्या रखा गया था? देखिए, जापान की जो सेना थी उन्होंने इन द्वीपों पर अधिकार कर लिया था और नवंबर 1943 में वो ये दोनों द्वीप अंडमान और निकोबार नेताजी को सौंप देते हैं। सुभाष चंद्र बोस अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखते हैं और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखते हैं। ये किसका नाम रखा था इन्होंने? निकोबार का। और अंडमान का नाम क्या रखा था? शहीद द्वीप। ठीक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारतीय क्षेत्र में पहली बार मणिपुर के मोरांग, जिसे कहीं पर मोइरांग भी लिखा है, आईएनए का झंडा फहराया गया था? यानी जो आईएनए का तिरंगा था, पहली बार भारतीय क्षेत्र में कब फहराया गया था? यह फहराया था आपके 14 अप्रैल 1944 को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और कहां फहराया गया था? मणिपुर में फहराया गया था। आजाद हिंद फौज भारत कब आती है? ये क्वेश्चन आता है। 18 मार्च 1944 को आजाद हिंद फौज भारत आई थी जापानी सेना के नेतृत्व में और 1 महीने के ही बाद लगभग 14 अप्रैल को ये पहली बार यहां पर तिरंगा फहराते, यानी इनको पहली जीत अपनी यहां पर मिलती है। नेक्स्ट है, नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर कब संबोधित किया था? अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल सा है, बहुत बार पेपर में आया है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सबसे पहले फादर ऑफ नेशन ये कहा था नेताजी ने, यानी सुभाष चंद्र बोस ने। कहां से कहा और कब कहा, ये दो बातें अब नहीं पूछी जाने लगी हैं। ठीक है, इतना डीप एग्जामिनर जाने लगा है। तो पहली बात ये कहा था इन्होंने 6 जुलाई 1944 को, जब आजाद हिंद फौज की सेना
मणिपुर से जीतते हुए आगे बढ़ रही थी। और उस समय क्योंकि सेना मणिपुर के आसपास है, नेताजी कहाँ होंगे, नेताजी भी भारत के आसपास होंगे। उस समय वे बर्मा में थे, रंगून में थे, और वहीं से आज़ाद हिंद फौज के रेडियो से वो एक घोषणा करते हैं, एक प्रसारण करते हैं गांधी जी को संबोधित करते हुए, और उसमें उनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हैं। तो कहां से कहा और कब कहा, दोनों याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस द्वीप के निकट सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? आप जानते हैं जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे जापान के ऊपर, तो राहत बचाव कार्य के लिए नेताजी भारत से जापान जा रहे थे, टोक्यो जा रहे थे। रास्ते में ही फार्मोसा द्वीप के नजदीक इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका विमान कहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? फार्मोसा द्वीप के नजदीक, यानी ताइवान के आसपास इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कब हुआ था? तो डेट सहित याद करेंगे, 18 अगस्त 1945 को हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस किस दिन शहीद हुए थे? 18 अगस्त 1945। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन लाल किले मुकदमे से संबंधित आईएनए के अधिकारी नहीं है? तो देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जापान की सेना पराजित हो गई, उसने सरेंडर कर दिया। उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी आजाद हिंद फौज, उनको भी सरेंडर करना पड़ा। 3 बड़े अधिकारी थे आजाद हिंद फौज के, जिनको गिरफ्तार करके बंदी बनाकर भारत लाया गया और उनके ऊपर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा लगाया गया। उसी को बोला जाता है लाल किला मुकदमा। किससे संबंधित था? आईएनए के अधिकारियों से संबंधित था। 3 इंपॉर्टेंट अधिकारी थे, जिसमें शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और प्रेम कुमार सहगल शामिल थे। ऑप्शन डी यहां पर गलत है, ये इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, एमजे कियानी, इनको ध्यान रखेंगे। एमजे कियानी कौन थे? ये भी आजाद हिंद फौज में ही शामिल थे। जो सुभाष चंद्र बोस ने 4 ब्रिगेड बनाई थी, उनमें से जो गांधी ब्रिगेड थी उसका नेतृत्व करते थे एमजे कियानी। ये लाल किले मुकदमे से संबंधित नहीं है। ठीक है, आजाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित बचाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब इन अधिकारियों पर केस लगाया गया, आरोप लगाए गए इनको सजा देने के लिए, तो कांग्रेस के द्वारा एक आजाद हिंद फौज बचाव समिति का यहां पर गठन किया गया। उसमें कई सारे बड़े बड़े वकील शामिल थे। अरुणा आसिफ अली उसमें शामिल थी, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, तेज बहादुर शपरी शामिल थे, के.एन. कारजू शामिल थे, लेकिन उस समिति के अध्यक्ष भूलाभाई देसाई थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो तीनों अधिकारी थे उनको सजा दी जाती है, उनको मृत्युदंड दिया जाता है, और उसके खिलाफ फिर आंदोलन चलता है, पूरे देश में विरोध होता है, नारे लगाए जाते हैं कि लाल किले को तोड़ दो, आईएनए के अधिकारियों को छोड़ दो, इस तरीके के। और अंततः जो वायसराय था उस समय वेवेल, उसको तीनों की सजा को माफ करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते के लिए CR फॉर्मूला कब दिया गया था? तो देखिए, CR फॉर्मूला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दिया था, और यह फॉर्मूला इन्होंने 10 जुलाई 1944 में दिया था। अब देखिए, यहां पर डेट तो नहीं पूछी गई है, लेकिन आपसे वर्ष कितने क्लोजली ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में, और कंफ्यूजन हो जाता है कि घटना कब की थी, 43 की थी, क्योंकि 42 के बाद घटनाक्रम बहुत तेजी से यहां पर हमको देखने को मिलता है। तो CR फॉर्मूला 1944 में आया था। ठीक है, डेट भी याद कर लीजिए, 10 जुलाई 1944 को। और किसके लिए था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौते के लिए। नेक्स्ट है, वेवेल योजना की घोषणा कब करी गई थी? तो वेवेल योजना की घोषणा यह होती है 14 जून 1945 को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अभी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो भारतीयों को शांत करने के लिए, कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए जो नया वायसराय बनकर आया था वेवेल, एक योजना देता है जिसको वेवेल योजना कहा जाता है। ऑप्शन सी 14 जून को यह योजना आई थी। वेवेल योजना पर विचार करने हेतु 1945 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? वेवेल योजना आई थी आपकी 14 जून 1945, और इस योजना पर विचार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। यह सम्मेलन आपके 25 जून 1944 से लेकर 14 जुलाई 1945 तक चला। ठीक है, 25 जून 1945 से, 44 नहीं, 1945 से लेकर 14 जुलाई 1945 तक। और यह सम्मेलन आपके शिमला में बुलाया गया था, जिसको हम शिमला सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो शिमला सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? वेवेल योजना पर विचार करने के लिए। 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945।
शिमला सम्मेलन 1945 के असफल होने का कारण क्या था? तो जो शिमला सम्मेलन था वेवेल योजना पर विचार के लिए बुलाया था, असफल रहा और असफल होने का कारण था वायसराय की कार्यकारिणी पर विवाद। क्योंकि इसमें कहा गया था, वेवेल योजना में कहा गया था, वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय को छोड़कर और सेना अध्यक्ष को छोड़कर सारे के सारे जो सदस्य होंगे वो इंडियन होंगे। और दूसरी बात यह कही गई थी कि ये जो इंडियंस इसमें होंगे उसमें हिंदू और मुसलमान बराबर होंगे। तो मुस्लिम लीग का कहना था कि इसमें जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे उन सबका नाम हम देंगे, जबकि कांग्रेस अपनी साइड से अपने अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम दे चुकी थी। बस इसी चीज को लेकर विवाद हुआ था, जिस वजह से शिमला सम्मेलन असफल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, शिमला सम्मेलन की विफलता को किसने भारत की राजनीति में जल विभाजक की संज्ञा दी थी? तो शिमला सम्मेलन की विफलता को भारत की राजनीति में जल विभाजक अबुल कलाम आजाद ने कहा था। उस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। शिमला सम्मेलन में भारत के कुल 21 नेता यहां पर भाग लेते हैं, जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फरवरी 1946 में हुए नौसेना विद्रोह से संबंधित जहाज कौन सा था? तो शाही नौसेना विद्रोह जो हुआ था फरवरी 1946 में, इसको भी हमने डिटेल में देखा था कि 18 फरवरी 1946 से लेकर 23 फरवरी 1946 तक ये विद्रोह आपका चला। क्यों चला था? क्योंकि जो बेसिक मांगे जो इनकी थी वो थी भेदभाव के खिलाफ। अंग्रेज सैनिक और इंडियन सैनिकों के बीच में बहुत सारा भेदभाव होता था। उनको अच्छा खाना दिया जाता था, इनको नहीं दिया जाता था। जो ब्रिटिश सैनिक थे उनकी सैलरी हाई थी, इनकी कम थी। तो वो सारी चीजें, यह विद्रोह किया था HMIS तलवार के सैनिकों ने। HMIS का फुल फॉर्म होता है हिज मैजेस्टी इंडियन शिप। ठीक है, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के शासन में था भारत, तो उसी के नाम पर इसे HMIS बोला गया और साथ में जहाज का नाम था तलवार। ठीक है, डेट पूछी जाती है विद्रोह कब हुआ था, तो आप याद करेंगे 18 फरवरी 1946 को शुरू होता है। और कहां का जहाज है ये, कहां के सैनिकों ने विद्रोह किया था? बॉम्बे के सैनिकों ने। ठीक है, नौसेना विद्रोह के सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने मनाया था? सैनिकों ने विद्रोह कर लिया था, अंग्रेजों ने एक अधिकारी को भेजा, अधिकारी का नाम था एडमिरल गोल्फ्रेड। गोल्फ्रेड को यहां पर भेजा गया और इस गोल्फ्रेड को पूरी शक्तियां दी गई। इसको कहा गया आपको जो करना है, जिस चीज का इस्तेमाल करना आप करो और विद्रोह को शांत करो, चाहे पूरी की पूरी नौसेना को खत्म करना पड़ जाए। तो ये चीज देखकर इंडियन के जो लीडर थे वो गए सैनिकों के पास, उनको समझाया और फिर उनको आत्मसमर्पण के लिए मना दिया। इसमें आपके दो व्यक्ति थे, जिसमें प्रमुख थे आपके सरदार पटेल, साथ में मोहम्मद अली जिन्ना भी था। तो आपको दोनों नाम यहां पर याद करने हैं। ठीक है, किसको भेजा गया था? सरदार पटेल, और इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के समझाने पर सैनिकों ने समर्पण कर दिया था। अगर आपके कोई भी कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर नहीं है तो आप डिटेल क्लास को जाके देख सकते हैं। इस सीरीज के माध्यम से हम पूरा जो आपने एक हफ्ते में 4 हमारी डिटेल क्लासेस थी, उन सबका एक आपका मिक्स रिवीजन हो जाता है और MCQ के रूप में हो जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं। यानी हफ्ते की आपने 4 डिटेल क्लासेस करी और फिर MCQ के माध्यम से आपका वो उसी हफ्ते पूरा रिवाइज हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो काल अनुक्रम के अनुसार इनको लगाना है, यानी पहले कौन सी घटना हुई उस अनुसार। ठीक है, सारी ही घटनाओं के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर हम इनके होने के वर्षों को लगाएं, देखिए अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन आपके अगस्त 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन आपके मार्च 1942 में भारत आया था, या इसकी घोषणा होती है। ठीक है, नौसेना विद्रोह की बात करें, अभी हमने देखा फरवरी 1946 में हुआ था, और लाल किला मुकदमा आपके नवंबर 1945 में हुआ था। तो सबसे पहले यहां पर क्रिप्स मिशन हुआ है, यानी सेकंड आएगा। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है, उसके बाद आपका लाल किला मुकदमा है, और फिर आपका नौसेना विद्रोह। 2143 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2143 ऑप्शन बी। तो कई बार जैसा मैंने कहा 42 के बाद घटनाक्रम बहुत तेजी से गया, महीनों के हिसाब से आपसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लाल किला मुकदमा 1945 में तो हुआ, तो कौन से महीने में हुआ? नौसेना विद्रोह 46 में हुआ, तो कौन से महीने में हुआ? ठीक है, वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, इन सबके वर्ष आपको पता होने चाहिए, डेट सहित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र वाली नदी है आपकी गंगा नदी, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। गंगा नदी का उद्गम स्रोत क्या है?
तो गंगा नदी कहां से आती है? गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक जगह से आती है। ठीक है, तो आपकी लोकेशन कहां हो गई? गंगोत्री ग्लेशियर। एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा, गौमुख से आती है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से। कौन सी नदी अन्य नदियों के साथ मिलकर पंचप्रयाग बनाती है, जिनको पंचप्रयाग कहते हैं? तो कौन सी नदी है जो 5 प्रयाग बनाती है, जिनको पंचप्रयाग कहते हैं? अलकनंदा नदी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अलकनंदा नदी आपके संतोपत ग्लेशियर से निकलती है, बद्रीनाथ धाम के निकट है, वहां से निकलती है अलकनंदा नदी। 5 अलग अलग नदियों के साथ ये संगम करती है और वहां पर 5 प्रयाग बनाती है, जिनको पंचप्रयाग कहते हैं। सबसे पहले अलकनंदा आपके धौलीगंगा के साथ संगम करती है, वहां पर विष्णु प्रयाग बनाती है। इसके बाद अलकनंदा नंदाकिनी के साथ संगम करती है, वहां पर नंद प्रयाग बनाती है। फिर आगे जाती है और पिंडर नदी के साथ संगम करती है, वहां पर कर्ण प्रयाग बनाती है। फिर आगे जाती है रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी के साथ संगम करती है, वहां पर रुद्रप्रयाग बनाती है। और इसके बाद भागीरथी के साथ संगम करती है और वहां पर आपका देवप्रयाग स्थित है। विष्णु प्रयाग में धौलीगंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडर, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, देवप्रयाग में भागीरथी। एक और क्वेश्चन आता है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पे होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। जगह इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहां से इसका नाम भागीरथी है, इसका नाम अलकनंदा है। देवप्रयाग में मिलने के बाद इनका नाम गंगा हो जाता है। ठीक है, गंगा नदी सर्वप्रथम किस स्थान से पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है? तो गंगा पर्वतों से निकलकर मैदान में हरिद्वार से प्रवेश करती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। गंगा नदी भारत में कितने राज्यों से होकर बहती है? इसको भी हमने मैप के माध्यम से पूरे नदी तंत्र को समझा था। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें आपका उत्तराखंड है, आपका उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा आपका बिहार है और साथ में झारखंड और लास्ट में वेस्ट बंगाल। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा। सबसे ज्यादा लंबाई यूपी में है, सबसे कम झारखंड में है। किस नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं? दुनिया की सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी हुगली नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। हुगली नदी कौन है, कहां से आई है? हमने डिटेल क्लास में देखा था कि पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक जगह पर गंगा नदी 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक तो बांग्लादेश चली जाती है और एक दक्षिण की तरफ चली जाती है। तो ये जो दक्षिण की तरफ गई है, नीचे की साइड गई है, इसी को बोला जाता है हुगली नदी। ठीक है, और इसे दुनिया की सबसे विश्वासघाती नदी कहते हैं। कोलकाता इसी नदी के तट पर है और जो बंगाल का शोक कही जाती है दामोदर नदी, वो हुगली की सहायक नदी है। गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचकर किस नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। हमने बात करी कि जब गंगा आती है पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक जगह पर, एक धारा बंगाल होते हुए बांग्लादेश चली जाती है और एक आपकी सीधा हुगली के नाम से बहती है। तो यहां पर 2 धाराओं में बट गई, इसका नाम है हुगली और इसका नाम वापस भागीरथी हो जाता है। तो बंगाल के अंदर गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है और फिर यह बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। बांग्लादेश में किस स्थान के निकट पद्मा नदी से मेघना नदी अथवा बराक नदी मिलती है? ये जो पद्मा है इसके साथ संगम होता है मेघना का चांदपुर के निकट। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। एक साइड से आपकी पद्मा नदी आती है, दूसरी साइड से आपकी मेघना नदी आती है और अब इन दोनों का संगम हो जाएगा और आगे कौन बहेगी? आगे आपकी मेघना नदी ही बहती है और मेघना नदी ही आखिर में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, इससे पहले इधर से जो ये आपकी पद्मा आई थी और इधर से जमुना, इन दोनों का भी संगम हो चुका होता है। पद्मा यानी गंगा, जमुना यानी ब्रह्मपुत्र, दोनों नदियों मिलके आगे भी किस नाम से बहती हैं? पद्मा से ही बहती हैं। और जब ये दोनों मेघना के साथ मिलती हैं चांदपुर के निकट, उसके बाद ये मेघना के नाम से बहती हैं और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा कब दिया था? गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है, 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था और हाईकोर्ट ने, जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है, इसने दोनों नदियों को जीवित मानव का दर्जा 2017 में दिया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
कौन सी नदियां मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो सुंदरवन डेल्टा आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां जहां पर मिलती है वहीं पर आपका सुंदरवन डेल्टा बनता है। इस डेल्टा का मैक्सिमम पार्ट बांग्लादेश में है, कुछ हिस्सा इसका भारत में पड़ता है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा आपके मैंग्रोव वनों के लिए फेमस है। भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल सुंदरवन डेल्टा यानी पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे गुजरात है। ठीक है, तो सुंदरवन डेल्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर सुंदरी वृक्ष ज्यादा हैं। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा बंगाल में है, उसके बाद गुजरात में और फिर आपके आंध्र प्रदेश में। गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से है? तो यहां पर आपको 5 नदियां दी गई हैं गंगा की। 5 में से कौन कौन सी नदियां हैं जो नेपाल हिमालय से आती है? सही आंसर है आपका, देखिए घाघरा भी यहीं से आती है, गंडक, कोसी, शारदा, ये चारों नदियां आपके नेपाल हिमालय से आती हैं। तो केवल सेकंड वाले को छोड़कर 1, 3, 4, 5 आपका सही आंसर होगा। जो रामगंगा है आपके उत्तराखंड से आती है, यानी ये आपके कुमाऊं हिमालय से आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदी है? अब देखिए गंगा की दाएं और बाएं वाली नदियों को हमने मैप के माध्यम से देखा था। इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा के साथ बाएं तट से आकर मिलती है? तो वो है गोमती नदी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बाकी यमुना और सोन आपके दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? आपकी सोन नदी, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था कि सोन नदी गंगा की सहायक नदी और दाईं ओर से मिल रही है, तो यमुना की नहीं होगी। ऑप्शन डी आपका सही है। बाकी चंबल, सिंध, बेतवा, साथ में केन नदी, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। शिप्रा किसकी सहायक नदी है? जो उज्जैन है शिप्रा नदी के तट पर है, बहुत बार पेपर आता है। यह शिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है, यह चंबल यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो इस ग्राफ को भी आपने याद करना है। चंबल नदी काफी फेमस नदी है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो पूरे साल भर बहती है, और ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना गंगा की है और जो शिप्रा है ये चंबल की है। ठीक है, पटना के निकट कौन सी नदी गंगा नदी से संगम करती है? तो पटना के निकट गंगा नदी से सोन नदी आकर मिल जाती है। पटना किन किन नदियों के संगम पर है? गंगा और सोन। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो हिमालय से ना निकलकर मैदानी क्षेत्रों से निकलती है? तो गंगा की सारी नदियां, सहायक नदियां हिमालयी क्षेत्रों से आती हैं। एक नदी है केवल जो मैदानी से निकलती है, वो है आपकी गोमती नदी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और नेपाल में घाघरा नदी को करनेली कहते हैं, और नेपाल में जो उत्तराखंड से आती है काली नदी, उसे शारदा कहते हैं। ठीक है, किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है? तो बिहार का शोक ये कहते हैं कोसी नदी को। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ये कई बार अपना मार्ग बदलती है, जिससे कई सारा नुकसान ये करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो भारत में गंगा से बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है महानंदा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। महानंदा आपके पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा से मिल जाती है, जो कि गंगा में बाएं तट से मिलने वाली भारत की आखिरी नदी है। इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र की बात करें, 3 देशों से होकर बहती है। चाइना यानी तिब्बत से आती है, भारत में आती है, फिर बांग्लादेश में जाती है। कुल इसकी लंबाई आपकी 2900 किलोमीटर है, जिसमें से 1625 किलोमीटर ये तिब्बत में बहती है, 916 किलोमीटर भारत में बहती है और 360 किलोमीटर बांग्लादेश में बहती है। आपसे भारत का पूछा है, 916 पर आप टिक कर देंगे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के 4 नाम हैं। ये चारों नाम ब्रह्मपुत्र नदी के हैं। आपको पूछा है असम में क्या कहते हैं, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी ही कहते हैं। जहां से ये निकलती है तिब्बत से, वहां पर इसको सांगपो नदी कहते हैं। इसके बाद भारत में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी कहते हैं।
फिर असम में जाती है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और फिर ये जमुना नदी के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। तो क्वेश्चन ध्यान से याद करना, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। ठीक है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में जाती है यांग्याप दर्रे से होकर। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। मेघना नदी की मुख्य धारा बराक नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? मेघना नदी जो आगे जाकर पद्मा से मिलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसकी मुख्य धारा है बराक नदी, और यह आपके मणिपुर से आती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र किस सहायक नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी है जिसको खूनी नदी कहते हैं? सही आंसर है लोहित नदी। जो लोहित नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, और यह खूनी नदी के नाम से जानी जाती है। इसका ये नाम भी आपने याद करना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीकली रिवीजन सीरीज की आज हमने सेकंड क्लास यहां पर कवर करी, जिसमें हमने इस हफ्ते के जो आपकी डिटेल क्लास थी 4, उनके एमसीक्यूज को यहां पर देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इस पूरे हफ्ते का रिवीजन इस सिंगल वीडियो के माध्यम से आपका एमसीक्यू के रूप में हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।